हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का केवी की पाठशाला में। तो लास्ट वीडियो में हमने कक्षा 6 यानी क्लास 6 का साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 1 कवर किया था। आज हम लोग पार्ट 2 को कवर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जो पार्ट 1 में कवर किए थे उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आगे चीज़ों को समझने में आसानी हो। आशा करता हूँ आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को ख़त्म होने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हमने देखा था लास्ट वीडियो में, एक क्विक रिवीजन करते हैं और ये रिवीजन जो होगा थोड़ा फास्ट होगा, राइट। तो हम लोगों ने पढ़ा था नुब्रा के बारे में। नुब्रा, तो नुब्रा रीजन के बारे में हमने देखा था। और नुब्रा रीजन कहाँ पर है, तो सर आप बताएंगे कि लद्दाख में है। बच्चों, कहाँ पर है नुब्रा रीजन? लद्दाख में है। और नुब्रा एक वैली है। पहले हमने बताया था कि दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है, नदी जहाँ से गुजरती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं। आगे हमने देखा था, और ये कहानी किसकी थी? दो भाई बहन जो ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर यांगडोल एंड दोरजे की थी। और इनको क्या था, नाइट स्काई को देखना बहुत ही पसंद था। और ख़ास करके अगर आप नुब्रा वैली के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ का एरिया और रात्रि में काफ़ी ही रोमांचित होती है और वंडरफुल होती है, आप कह सकते हैं। रीज़न उसका क्या है? उसका रीज़न ये है कि वहाँ ना तो एयर पोल्यूशन है, ना ही लाइट पोल्यूशन है, हमारे जैसे शहरों में है ना। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, लखनऊ में रह रहे हैं, कोलकाता में रह रहे हैं या मुंबई में रह रहे हैं, इन जगहों पर क्या है? एयर पोल्यूशन है, लाइट पोल्यूशन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू सी द नाइट स्काई क्लियरली। आप स्टार को विजुअली पूरा क्लियर नहीं देख पा रहे। आगे हमने पढ़ा था स्टार और कंस्टेलेशन के बारे में। तो स्टार और कंस्टेलेशन में हमने आपने देखा होगा कि कुछ स्टार्स आपने जैसे यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, कुछ स्टार्स क्या है, काफ़ी ही ब्राइट है, लेकिन कुछ स्टार आपको इस तरीके से भी दिखाई दे रहा होगा जो कि क्या था? डिम था। इसका रीज़न क्या था? हमने ये भी कवर किया था कि आखिर क्या ऐसा रीज़न है जो कुछ स्टार जो हैं ब्राइट दिख रहे हैं और कुछ स्टार डिम दिख रहे हैं। उसका रीज़न अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या बताएंगे? सर रीज़न होगा डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ते जाएगा वो डिम होते जाएगा। और डिस्टेंस अगर कम है अर्थ से, तो चूंकि हम एक प्लेनेट पर रह रहे हैं और उस प्लेनेट का नाम कौन सा क्या है? अर्थ सर। तो अर्थ प्लेनेट पर हम लोग रह रहे हैं बच्चों, जहाँ की लाइफ संभव है, और अर्थ से ही हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो इससे डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही ब्राइट दिखेगा कोई भी ऑब्जेक्ट स्काई में, राइट। स्टार, अब चूंकि स्टार, आपके मन में एक प्रश्न यह भी आता होगा, हमने यह भी देखा था कि स्टार सर चमकता क्यों है? वाई इट शाइन्स। तो वाई इट शाइन्स, क्या ये इस पर सन का रिफ्लेक्शन है? तो चूंकि सन तो खुद एक स्टार है, तो आप बोलेंगे कि नहीं सर, स्टार का अपना ओन लाइट होता है। क्या होता है? स्टार साइंस विद दियर ओन लाइट। प्लेनेट और स्टार में यही अंतर होता है बच्चों, प्लेनेट का अपना लाइट नहीं होता है, वो सन की प्रकाश से चमकता है, लेकिन स्टार का अपना लाइट होता है। आगे अपन लोगों ने देखा था कि स्टार के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के बारे में देखा था, राइट। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के बारे में, जैसा कि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पैटर्न बना हुआ। तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे आकाश में कंस्टलेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, यहाँ पर देखिए एक पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। और ये किसका पैटर्न है? एक ग्रुप ऑफ स्टार जिसको बिग डीपर कहते हैं, और इस कंस्टेलेशन का नाम है आपको सप्तऋषि, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं इंडिया में? इसको बिग डीपर को सप्तऋषि कहा जाता था। आगे हमने यह भी देखा था कि जो रात में स्टार हैं, कंस्टलेशन हैं, ये किस में मदद करता था? तो नेविगेशन में मदद करता था पुराने समय में। क्योंकि आज हमारे पास एक मैग्नेटिक कंपास आ गया है जिसकी मदद से आप डायरेक्शन पता कर पाते हैं, और उसके अलावा अपने पास है जीपीएस जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता था। लेकिन क्या पुराने समय में भी ये सिस्टम था? तो आप बोलेंगे सर नहीं, पुराने समय में ये सिस्टम नहीं था। आगे हमने यह भी पढ़ा था कि कंस्टेलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, आखिर कंस्टेलेशन कहते किसको हैं। तो कंस्टेलेशन में हमने देखा था कि पुराने समय में सिर्फ ग्रुप ऑफ स्टार जो एक पैटर्न बनाता था उसको कंस्टेलेशन बोलते थे, लेकिन बाद में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU बोलते हैं शॉर्ट में, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसका डिफिनीशन चेंज कर दिया, और इसका डिफिनीशन हो गया, रीजन को इसने लिया, टोटल स्काई को 88 रीजन में डिवाइड किया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने।
88 यानी कि 88 कंस्टलेशन भी होगा, राइट। तो 88 रीजन में जो उस रीजन में एक रीजन में कोई ग्रुप ऑफ स्टार जो फॉर्म कर रहा है आपको पैटर्न, उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्टलेशन बोलते हैं। ओके, इतना हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में। आगे भी हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, कंस्टलेशन का कुछ नाम पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो, रिकलेक्ट कर पा रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। हमने देखा था ओरियन के बारे में, ओरियन को और किस नाम से जाना जाता है। ये सब प्रश्न आपके एमसीक्यू में आएंगे कि ओरियन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे कि सर ओरियन को हंटर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हमने देखा था कि ओरियन को एक चेज कर रहा था डॉग, और इस डॉग को हम अगर हम बात करें कि कंस्टलेशन के फॉर्म में, तो इसको हम बोलते हैं कैनिस मेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनिस मेजर। तो कैनिस मेजर का तुलना जो है एक डॉग से किया गया था। और उसके बाद एक और कंस्टलेशन हमने देखा था, टॉरस को पढ़ा था। टॉरस, क्या पढ़ा था, टॉरस को पढ़ा था। और टॉरस की तुलना जो है बुल से किया गया था, राइट। ये जो है आपको ओरियन यानी जो हंटर है वो किससे फाइट कर रहा था, बुल से फाइट कर रहा था। ये सारे स्टोरी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बच्चों देख रखा है। आप में से मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर एक बार जाकर देखिएगा, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। कैनिस मेजर की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो कैनिस मेजर में हमने देखा था कि कैनिस मेजर में कैनिस जो मेजर है वो क्या था, कैनिस मेजर जो कंस्टलेशन है, एक उसमें एक स्टार है। कैनिस मेजर में एक स्टार था, उसका नाम था सीरस, और यू कैन से सीरियस स्टार। सो सीरियस स्टार इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। इसको याद रखना बच्चों, ये एमसीक्यू का आपके फाइनल एग्जाम का प्रश्न बनने वाला है। सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। ये यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, आपके पास दे देगा पोल स्टार एमसीक्यू में, लेकिन आंसर आपका पोल स्टार नहीं होगा। पोल स्टार में उतनी लाइट नहीं होती है जितनी सीरियस में होती है। सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। ओके, आगे हम चलते हैं। आगे हम लोगों ने कुछ नक्षत्र के बारे में भी पढ़ा था कि नक्षत्र किसको कहते हैं। तो नक्षत्र हमने देखा था कि कुछ सर्टेन स्टार या ग्रुप ऑफ स्टार को हम लोगों ने नक्षत्र पढ़ा था। खास करके इंडिया में इसकी चर्चा है नक्षत्र के बारे में। और नक्षत्र का कुछ नाम भी हम लोगों ने देखा था, अगर आपको याद हो तो उस कुछ नक्षत्र में आपको बता दूं कि आद्रा नक्षत्र था, रोहिणी नक्षत्र था, कृतिका नक्षत्र था। कौन कौन था, आद्रा, रोहिणी और कृतिका। इन सभी के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बिग डिपर, जो सामने आपको दिख रहा है यहाँ पर पिक्चर में, बिग डिपर और लिटिल डिपर के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। यहाँ पर हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं चूंकि, तो इसीलिए हम आपको अभी बता रहे हैं क्विक बिग डिपर और लिटिल डिपर के बारे में क्या पढ़ा था, एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आज के टॉपिक पर हम आ जाएंगे। तो बिग डिपर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि ये उर्सा मेजर का पार्ट है। ये कॉन्स्टेलेशन किसका पार्ट है, उर्सा मेजर का पार्ट है, राइट। ये एरिया किसके अंडर में आता है, उर्सा मेजर का पार्ट है बिग डिपर। याद रखना आपको। बिग डिपर को हम और किस नाम से जानते हैं, बिग डिपर को सर सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं, राइट। सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं। इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार इसको सप्त ऋषि बोलते हैं, यानी 7 स्टार है इसमें बच्चों, 7 स्टार है। बिकॉज ऑफ दैट इसको हम सप्त ऋषि बोलते हैं, 7 सेजेस बोलते हैं इसको। लिटिल डिपर, इसमें भी 7 स्टार है, लेकिन इसके रिवर्स है। यहाँ पर देखिएगा रिवर्स है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट लिटिल डिपर का ही पार्ट है। लिटिल डिपर का ही पार्ट क्या है, लिटिल डिपर का पार्ट है पोल स्टार। पोल स्टार किसका पार्ट है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पोल स्टार इज द पार्ट ऑफ बिग डिपर और लिटिल डिपर। आंसर होगा आपका पोल स्टार इज द पार्ट ऑफ लिटिल डिपर। इट माइट बी पॉसिबल दैट यू मे बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। सो इफ द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड दैट पोल स्टार इज द part of big dipper, true or false? Answer is false. Why? Because the pole star is the part of little dipper बच्चों, याद रखना है। And one thing more, that pole star looks or appears stationary in the north direction. So यह भी ध्यान रखना है कि पोल स्टार हमको नॉर्थ डायरेक्शन की बात बताता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे कि क्या पोल स्टार सौदर्न हेमिस्फीयर से भी दिखता है, तो बच्चों याद रखना है कि पोल स्टार सौदर्न हेमिस्फीयर से नहीं दिखता है।
इट इज ओनली विजिबल फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न डायरेक्शन को दिखाता है। अभी आपको आपने पढ़ा होगा एसएसटी में कि अर्थ आर डिवाइडेड इनटू टू स्फीयर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। बीच से जहाँ से इक्वेटर लाइन गुजरती है, इसके नॉर्थ वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जहाँ से इक्वेटर लाइन गुजरती है उसके साउथ वाले पार्ट को हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं बच्चों। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही ये पोल स्टार दिखती है नॉर्थ डायरेक्शन में। इट इज नॉट विजिबल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इतनी चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। नाउ कमिंग टू द टूडेज पार्ट। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है नाइट स्काई वॉचिंग बच्चों। तो ऐसा करता हूं आप लोग तैयार होंगे आज के सेशन के लिए। तो नाइट स्काई वॉचिंग बच्चों, इफ इट इज क्लियर क्लाउडलेस नाइट, कहता है कि इफ इट इज क्लियर क्लाउडलेस नाइट अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स में बी विजुअल इन द स्काई। अगर क्लाउड नहीं है स्काई में तो बहुत सारे तारे आपको दिखाई देंगे। कई बार ऐसा होता होगा कि जब आप स्काई की वॉचिंग करते होंगे, अगर आप प्रेमी हैं स्काई देखने के लिए, तो अगर आप बाहर निकलेंगे अपने रूम से और स्काई की तरफ देखेंगे तो उसमें देखेंगे कई बार बहुत सारे तारे जगमगाते हुए दिखते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। रीज़न है उसका क्लाउड इन द स्काई। ज़्यादा क्लाउड होगा तो दिखेगा नहीं। पॉल्यूशन भी रीज़न है, बिल्कुल सही, और एयर पॉल्यूशन और लाइट पॉल्यूशन भी है रीज़न। तो क्लाउड अगर क्लियर है तो आपको स्टार दिखेंगे, क्लाउड क्लियर है तो स्टार नहीं देखेंगे। आगे कहता है कि इफ़ यू स्टे इन अ बिग सिटी यू मे फाइंड दैट द स्काई इज रेयरली क्लियर। देखिए क्या बोल रहा है, कहता है कि अगर आप बिग सिटी में है ना तो आपको ये दिखेगा ही नहीं, रेयरली क्लियर दिखेगा। एंड ओनली फ्यू स्टार्स आर सीन इन द नाइट स्काई। कुछ ही स्टार जो है नाइट स्काई में दिखते हैं। रीजन क्या है? हमने पढ़ा है सर, रीजन क्या है? तो रीजन है उसका एयर पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन। सिटी का मेन रीजन नहीं दिखने का यही है, एयर पॉल्यूशन एंड लाइट पॉल्यूशन। दिस इज ड्यू टू लाइट पॉल्यूशन, स्मोक एंड डस्ट। ये क्यों है? तो हमने जस्ट पढ़ा है एयर पॉल्यूशन एंड लाइट पॉल्यूशन। स्मोक एंड डस्ट इज द पार्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। ओके। द presence ऑफ एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट, कहता है द presence ऑफ एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट टाइम इज रेफर टू एज लाइट पॉल्यूशन। यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात है, हाउ यू विल डिफाइन द लाइट पॉल्यूशन। बच्चों, लाइट पॉल्यूशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? अगर आपको एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि डिफाइन लाइट पॉल्यूशन, तो आप लिखोगे इसको, इस लाइन को क्या लिखोगे? यहां से लिखना शुरू कर दोगे। द presence ऑफ एक्सेसिव artificial light at night time is referred to as light pollution. Okay, आगे बढ़ते हैं। इन विलेज और एरिया, इन villages और areas where there is a less light pollution a large number of stars can be seen। जहाँ पर पॉल्यूशन कम होगा ऑब्वियस सी बात है हमारे पास क्या दिखाई देंगे? स्टार्स ज़्यादा दिखाई देंगे। द नाइट स्काई इज बेस्ट व्यू फ्रॉम द ओपन डार्क एरिया। ओपन और डार्क एरिया रहेगा, वहीं से आप स्टार को अच्छे तरीके से देख पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है ना। अगर आप रूम में बैठ के आप सोचेंगे स्टार को देख लेंगे तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। लाइट पोल्यूशन इज ग्रोइंग शार्पली ग्लोबली। तो ये कहता है कि पूरे विश्व में जो लाइट पोल्यूशन है बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। दिस इज reducing our ability to enjoy and study object in the night sky. Some dark sky reserves and parks have been established around the world. Light pollution in the reserves is controlled to preserve dark skies for research. There are a few organizations which are working to educate people about reducing light pollution. तो बच्चों आप लोग को भी ध्यान रखना है कि जब आपको लाइट की आवश्यकता नहीं हो तो लाइट के स्विच का ऑफ कर दें, तभी यूज करें लाइट जब आपकी आवश्यकता हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि व्हेन देयर इज नो नीड ऑफ द लाइट देन द लाइट इज जस्ट कीप ऑन, जस्ट वो ऑन ही रहता है, राइट। तो अपना जस्ट स्विच ऑफ कर दीजिए जब उसको यूज नहीं करना है। नॉट ऑल स्टार्स एंड कंस्टलेशन आर विजिबल। आगे कहता है कि सभी स्टार और कंस्टलेशन, कंस्टलेशन मतलब होता है तारामंडल, सभी स्टार और तारामंडल अर्थ से विजुअल नहीं है। ऑन नाइट इन द एयर फॉर एग्जाम्पल, कहता है कि इस रात में सारे नहीं दिखते हैं। द पोल स्टार इज नॉट विजुअल फ्रॉम द सॉदर्न हेमिस्फीयर। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है बच्चों, हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि पोल स्टार जो है सॉदर्न हेमिस्फीयर से नहीं दिखता है। टू आइडेंटिफाई अ स्टार कंस्टेलेशन यू नीड टू नो हाउ अ पर्टिकुलर कंस्टेलेशन लुक्स लाइक, वेयर टू लुक्स फॉर इट इन द नाइट स्काई,
To get familiar with the pattern of constellation, you may use images such as figure number 12.3 एंड फिगर नंबर 12.4। फिगर नंबर 12.3 एंड 12.4 को देख के आप पहचान सकते हैं कि कैसा पैटर्न बनता है बच्चों। टू फाइंड आउट व्हेन एंड इन विच पोर्शन ऑफ द स्काई और स्टार कंस्टेलेशन विल बी विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। ओके, तो ये सारी की चीज़ें हैं। इन शॉर्ट में आपको बता दूं, शॉर्ट में इसको आप पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट में मैं बताता हूं कि पोल स्टार जो है वो क्या है, सौदर्न हेमिस्फीयर से नहीं विजिबल है, अर्थ के सौदर्न हेमिस्फीयर से नहीं विजिबल है। तो कई बार आपको क्लाउड होते हैं स्काई में, तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप देखेंगे इन पैटर्न को, कैसे समझेंगे। तो आप अगर आप मोबाइल ऑपरेट करते हैं बच्चों, या मम्मी पापा मोबाइल ऑपरेट करते हैं, तो उसमें एक एप्लीकेशन है स्काई मैप करके, स्काई मैप यानी स्काई मैपिंग करके एक एप्लीकेशन है। आप इसको डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको स्काई मैप दिखेगा और उसमें आपको सारा पूरा एक सिनेरियो जो है स्काई वाला मिलेगा, राइट। और वहाँ पर पैटर्न आप इजीली देख सकते हैं। दूसरा एक और है स्टेलारियम एप्लीकेशन करके, ये बिल्कुल फ्री है और आप इसे डाउनलोड करके स्टेलारियम को आप, इट इज़ टू मच हैंडी, यू कैन यूज़ इट, राइट। तो पहला स्काई मैप था, दूसरा स्टेलारियम है। तो इन दोनों का यूज़ करके आप स्काई का व्यू विजन रूम में बैठे बैठे भी ले सकते हैं। इन इंडिया ओरियन इज़ बेस्ट व्यू ड्यूरिंग द दिसंबर टू अप्रैल। एक और पॉइंट जो आपको पढ़ना है कि इंडिया में जो ओरियन कंस्टेलेशन था, ओरियन कंस्टेलेशन है बच्चों, वो क्या है, दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक में बेस्ट व्यू है इसका, राइट। आफ्टर सनसेट आप दिसंबर से अप्रैल तक में आप देख पाएंगे ओरियन कंस्टेलेशन को। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको है जो आपके इस चैप्टर में पढ़ना है, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, अब तक हमने पैटर्न के बारे में देखा, अब आपको अच्छा यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दे रखा है, इसको आप कर लीजिएगा। इसमें कुछ है नहीं करने को, प्रिपरेशन फॉर द नाइट स्काई वॉचिंग, कि कैसे आप प्रिपेयर करेंगे नाइट स्काई वॉचिंग के लिए। देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं और नाइट स्काई को देख रहे हैं, किस तरीके से पैटर्न बन रहा है, उसको आप पैटर्न बना सकते हैं। ये पैटर्न अलग अलग बन सकता है, राइट। हर कोई अलग अलग पैटर्न बना सकता है, अपना अपना पैटर्न बनाइए और देखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना बच्चों। डू नॉट गो टू डार्क इन ओपन एट नाइट टाइम विदाउट एडल्ट, राइट। तो अपने को से बड़े को लेकर ही जाइए, बच्चों से खास करके आग्रह है कि अकेले नाइट स्काई के व्यू को देखने के लिए मत निकल जाइए, खास करके रात्रि के समय ना। यू मे इजली आइडेंटिफाई द बिग डीपर एंड पोल स्टार इन द नाइट स्काई। ओके, आगे कहता है, आगे भी कुछ एक्टिविटी है, इसको देख लीजिएगा क्या करना है। ओके, हमने ये कवर कर लिया कि ब्राइट रिलोकेट ब्राइट कंस्टेलेशन ओरियन एंड द स्टार सीरस इन द नाइट स्काई। हम लोग ओरियन और सीरस के बारे में पढ़ लिया। सीरस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। ये भी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 12.3। इन इंडिया ओरियन इज द बेस्ट व्यू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर एंड अप्रैल। ये हम लोगों ने कर लिया है। ओके, कब, आफ्टर सनसेट। अब हमको पढ़ना है सोलर सिस्टम के बारे में, और सोलर सिस्टम में भी बच्चों सबसे पहले हमको पढ़ना है सन के बारे में। तो आप एक रीडिंग मार लीजिएगा, इसको हम सन के बारे में पढ़ा देते हैं। यहाँ पर सन के बारे में जो आपको जानना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर देखिए एक व्यू है आपको सन का। तो सन, सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिए कि सन इज अ स्टार। सन क्या है, स्टार है। बोलेंगे सर क्या सर स्टार है, यस सन स्टार है। सन स्टार कैसे है, सन के पास अपना ओन लाइट है। आपने देखा था ओन लाइट, और जिसके पास ओन लाइट होता है वो क्या होता है, स्टार है। स्टार के पास अपना ओन लाइट होता है, राइट। ओके, तो सन इज द, एक चीज और, ये अगर सन है और यहाँ पर हम अर्थ माने तो सन और अर्थ जो है, इट इज द क्लोजेस्ट स्टार, क्लोजेस्ट स्टार टू अस। अस बोले तो अर्थ है, राइट। जो सन है, सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, तो आंसर हो जाएगा सन। अब चूंकि यहाँ पर देख पा रहे हो वो काफ़ी चमकीला है, तो आखिर इसके चमकीला होने की वजह क्या है, आखिर इतना ब्राइट क्यों है, ये इतना ब्राइट क्यों है। इतना ब्राइट इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी ही हॉट है, हीलियम गैस है इस पर, है ना। तो काफ़ी हॉट है, और चूंकि हॉट है तो लाइट भी देगा, राइट है। तो हॉट और लाइट अर्थ को कौन प्रोवाइड करता है, तो अर्थ को ये हॉट और लाइट, हॉटनेस और लाइट जो प्रोवाइड करता है, सन प्रोवाइड करता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस हॉटनेस अर्थ पर लाइफ संभव हो पाया। अर्थ पर लाइफ जो है संभव होने का रीज़न जो है एक टेम्परेचर भी कहते हैं।
इसका अर्थ का जो सन का जो शेप है दोस्तों, सन का शेप है स्फेरिकल बॉल की तरह है। किसका है? स्फेरिकल बॉल की तरह है। एंड इट इज एक्सट्रीमली हॉट, ओके, it is extremely hot spherical ball of the gases, okay, and it is the main source of energy. sun is the main source of energy to the earth. I hope इतनी बातें समझ में आई होगी। हमने बताया कि sun is a star, it is the closest star to the earth। फिर हमने बताया कि it is extremely hot spherical ball of the gases। हमने फिर यह भी बताया कि it is the main source of energy to the earth। फिर हमने बोला कि हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? हीट एंड लाइट। उसके बाद अगर हम इसकी साइज की बात करें दोस्तों, साइज मैटर करता है, राइट। तो साइज के बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो साइज क्या मैटर करता है? क्या, अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि सन की जो साइज है वो अर्थ से बड़ा है या छोटा है? सन बड़ा है या अर्थ बड़ा है? तो आप बोलेंगे कि सर सन बड़ा है। क्या है? सन बड़ा है। साइज जो है ना इसका दोस्तों, सन जो है वो 100 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ से। तो आप में से कोई बच्चा बोलेगा कि सर बट ये तो बहुत छोटा दिखाई देता है। तो हमने क्या बोला था? जो चीज़ जितना दूरी पर रहेगा वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो आप में से कोई पूछेगा सर दूरी क्या है इसका सन और अर्थ के बीच में? बिल्कुल बताएंगे। सन और अर्थ के बीच में दूरी जो है 150 मिलियन, याद रखिएगा 150 मिलियन किलोमीटर है। सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है वो 150 किलोमीटर है। एंड हमने यह भी बताया कि इट लुक्स सो स्मॉल बिकॉज इट इज फार फ्रॉम अर्थ। चूंकि फार फ्रॉम अर्थ है इसीलिए छोटा दिखाई देता है। कितना बड़ा है? 100 टाइम्स बिगर देन द अर्थ। याद करिए, रिपीट कीजिए हमारे साथ, 100 टाइम्स बिगर देन अर्थ। इट लुक्स सो स्मॉल बिकॉज इट इज फार फ्रॉम द अर्थ। व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर, ओके। अच्छा, इन दोनों के बीच की दूरी के लिए एक यूनिट निर्धारित करो। प्लेनेट जो आप पढ़ेंगे कि स्काई में जो ऑब्जेक्ट है ना उनके बीच की दूरी नापने के लिए एक यूनिट, डिस्टेंस के जो यूनिट है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, एयू बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, माफ कीजिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है IAU है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसको बोलते हैं AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके। आगे हम बोलते हैं स्टार। जो ये सन है, स्टार है एक। अच्छा, इसको प्राचीन काल से ही एक देवता के रूप में पूजा जाता है। भारत में प्राचीन काल से ही सन को क्या पूजा जाता है? देवता के रूप में माना गया है, और इसे सूर्य देवता के रूप में, सूर्य देवता, डेटी, DEITY, डेटी के रूप में कंसीडर किया गया है इंडिया में, ओके। तो सन यानी सूर्य देवता के रूप में। ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू एक्सट्रीम ब्राइटनेस ऑफ द सन, चूंकि ये देखते होंगे आप काफ़ी ब्राइट होता है सन, और इसकी वजह से आपको जो स्काई में स्टार हैं वह विजुअल नहीं होते हैं। तो आपसे कई बार कोई प्रश्न पूछा होगा बच्चों कि आखिर दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो दिन में तारे नहीं दिखाई देने के रीज़न यही है कि सन का ब्राइटनेस, सन की ब्राइटनेस की वजह से आपको तारे नहीं दिखाई देते हैं। अगला चीज़ जो आपको जानना है वो यह कि सन के बाद, अच्छा, आपने तो पढ़ा कि क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ जो है वो क्या है? क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ इज द सन। तो सन के बाद एक और क्लोजेस्ट स्टार का आपको पढ़ना है, वो है प्रॉक्सिमा। क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, याद रखिएगा, प्रॉक्सिमा, PROXIMA, प्रॉक्सिमा सेंचुरी आपको याद रखना, ये स्टार है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है सर? प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक स्टार है विच इज द क्लोजेस्ट आफ्टर सन। सोलर सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है? सोलर सिस्टम में यहाँ तो ये सन के बारे में इतनी बहुत ज़्यादा हो गई, आप इस चीज़ों को याद रखिएगा। तो हमने जस्ट बताया कि सन इज अ स्टार, इट इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ, इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट एंड अ स्फेरिकल बॉल ऑफ द गैसेज, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, हीट एंड लाइट, राइट, एंड इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। साइज की अगर हम बात करें तो इट इज़ 100 times bigger than the earth and it looks so small because of it is far from the earth। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ है 150 मिलियन
मिलियन किलोमीटर, एंड इसकी यूनिट अर्थ और स्टार के बीच में जो नापने की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, इसका स्टेटस मिला हुआ है डेटी का। ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू द ब्राइटनेस, एक्सट्रीम ब्राइटनेस ऑफ द सन, अदर्स स्टार्स आर नॉट विजिबल। ओके, और द सन के बाद जो नियरेस्ट स्टार है अर्थ का वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज ऑल्सो अ स्टार। ओके, सोलर सिस्टम की अगर बात करें बच्चों, तो सोलर सिस्टम आपने पढ़ा होगा कि अर्थ और अदर प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट इन द स्काई एंड सन, ये सारे मिलकर के सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब अदर प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कमेट्स हो सकता है ना? क्या हो सकता है? कमेट्स भी तो है। ये सारे के सारे जो है ये क्या है? हिस्सा हैं किसके? एस्टेरॉइड्स हो गए। ये सारे के सारे हिस्सा हैं सोलर सिस्टम के। तो अर्थ में जितने भी प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट हैं दे आर द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। सो आवर अर्थ along with some other parts of the object and sun together forms the solar system। इतनी चीजें आपको याद रखना है सोलर सिस्टम के बारे में। अब आपको पढ़ना है प्लेनेट के बारे में बच्चों। तो प्लेनेट के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोगों ने थोड़ा सा झलक तो पहले हमने पढ़ा था। सर क्या पढ़ा था प्लेनेट के बारे में? तो प्लेनेट इज अ लार्ज नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि सन अगर ये है तो इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? बोलेंगे सर प्लेनेट। तो सन के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लेनेट बोलते हैं। दिस इज नॉट ओनली वन क्राइटेरिया, बट यस दिस इज वन क्राइटेरिया कि सन के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ऑब्जेक्ट को हम प्लेनेट बोलते हैं। राइट, वाई दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, हम आगे समझेंगे, आगे इसके बारे में पढ़ना है। आप अगर सुने भी होंगे तो मैं बता दूं कि प्लूटो कभी एक प्लेनेट हुआ करता था, और अभी भी प्लूटो जो है ना चक्कर लगा रहा है सन को, तो उसको तो हम प्लेनेट की दर्जा छीन लिए। राइट, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। आगे आपको पढ़ना है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं प्लेनेट कहते किसको है। तो एनी ऑब्जेक्ट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज नोन एज द प्लेनेट। सेकंड थिंग इज दैट प्लेनेट हैज नो इट्स ओन लाइट। इसका ओन लाइट नहीं होता है, प्लेनेट का ओन लाइट नहीं होता है। राइट, इसका अपना लाइट नहीं है प्लेनेट का। तो सर आप बोलेंगे कि सर ये चमकता कैसे है? तो ये चमकता इसलिए है क्योंकि इसको लाइट मिलता है सन से। राइट, इसको लाइट कहाँ से मिलता है? सन से। अब मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, आप कहाँ पर रह रहे हैं? सर हम अर्थ पर रह रहे हैं। आप बताइए अर्थ का अपना लाइट है? नहीं है। लेकिन अगर दूसरे प्लेनेट से आप अर्थ को देखेगा तो अर्थ क्या दिखेगा? एक ब्राइट लाइट की तरह दिखेगा। राइट, कुछ लाइटेड ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा। तो ये लाइट कहाँ से मिल रहा है? ये लाइट मिल रहा है इसको सन से। सन से रिफ्लेक्शन होकर के आपको ये एक चमकीला दिखेगा प्लेनेट। तो प्लेनेट का अपना कोई भी लाइट नहीं है। ओके, इतनी चीजें याद रखना है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आवर अर्थ इज अ प्लेनेट एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो सन के चारों ओर चक्कर लगाने, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो आपका आंसर होगा सर एक कंप्लीट चक्कर जो लगाता है, अगर ये सन है और इसका कंप्लीट चक्कर अर्थ लगा रहा है तो इसमें टोटल जो समय लग जाता है वो लग जाता है 1 ईयर। कितना लग जाता है? 1 ईयर। यहीं पर मैं बता दूं बच्चों कि इस जब चक्कर लगाते रहता है सन अर्थ का, तो ये अपने एक्सिस, हम लोगों ने देखा कि प्लेनेट में हम पढ़ रहे हैं कि सन के एक चक्कर लगाने में अर्थ को कितना समय लग रहा है। तो सन का एक चक्कर लगाने में अर्थ को 365 दिन यानी 1 ईयर लग जा रहा है, और वहीं अपने एक्सिस पर चक्कर लगाने में 24 आवर लग रहा है, और इसी को हम डे बोलते हैं। आगे हमको देखना है प्लेनेट के बारे में समझना है। तो प्लेनेट देखिए यहाँ पर टोटल 8 प्लेनेट की चर्चा की गई है। देयर आर टोटल 8 प्लेनेट जो सन के चारों तरफ घूम रहा है। और वो प्लेनेट कौन है? सन से डिस्टेंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्लेनेट है मरकरी, उसके बाद नंबर आता है वीनस का, उसके बाद अर्थ का, उसके बाद मार्स का, उसके बाद आता है जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। तो सबसे क्लोजेस्ट जो प्लेनेट है सन का वो है मरकरी, एंड सबसे फारदेस्ट कौन सा है? तो सबसे फारदेस्ट है नेपच्यून। यहीं पर आपको देखना है सन के बाद सबसे पहले मरकरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसको याद कर लीजिए। और अब यहाँ पर आपको पढ़ना है कि इनर प्लेनेट
और आउटर प्लेनेट। इनर प्लेनेट किसको बोलते हैं और आउटर प्लेनेट किसको बोलते हैं? तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये जो 4 प्लेनेट हैं उसको हम बोलते हैं इनर प्लेनेट, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून इसको हम बोलते हैं आउटर प्लेनेट। यहाँ एक चीज और पढ़ना है कि इनर प्लेनेट जो है वो सॉलिड पार्टिकल से बना हुआ है, वहीं ऑल आउटर प्लेनेट जो है वो गैस से बना हुआ है, रॉकी मटेरियल से बना हुआ है। इतनी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, कुछ और पॉइंट्स मैं यहाँ पर बता दूं जो आपको सिलेबस में पढ़ना है क्लास 6 में। कक्षा 6 में जो आपको पढ़ना है वो ये इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट के अलावा भी आपको कुछ पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है यहाँ पर, लेट मी जस्ट इरेज इट। यहाँ पर आपको पढ़ना है कि हम अर्थ और वीनस को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो वीनस और अर्थ को हम ट्विन प्लेनेट भी बोलते हैं। क्या प्लेनेट बोलते हैं? ट्विन प्लेनेट भी बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज द ट्विन प्लेनेट, तो आंसर हो जाएगा वीनस एंड अर्थ। अगला एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं? सो बच्चों, इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं? वीनस को बोलते हैं। वाई इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार? जब आप सनराइज होगा, सनराइज के पहले आप देखेंगे ईस्ट डायरेक्शन में तो आपको वीनस दिखाई देगा चमकता हुआ। वहीं डॉन से पहले, डस्क से पहले आप वेस्ट में देखेंगे तो आपको यही वीनस चमकता दिखाई देगा। तो इसीलिए इसको इवनिंग स्टार, चूंकि ये प्लेनेट है फिर भी इसको इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार का दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा, बीइंग अ प्लेनेट इसको इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। आगे आपको जानना है कि मार्स को हम क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट बोलते हैं। तो मार्स को रेड प्लेनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जो पाया गया है ना वो जो रेडिश कलर का है, जिसके कारण इसको हम मार्स को रेड प्लेनेट बोलते हैं। अर्थ को बारे में और एक चीज जो आपको पढ़ना है वो यह कि आकाश से अर्थ ब्लू दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है सर? ब्लू दिखाई देता है, और इसके कारण हम इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। रीजन क्या है, ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसका 70% जो भाग है अर्थ का वह किससे भरा हुआ है? पानी से। आपने पढ़ा होगा कि वाटर का हिस्सा जो है 70% है, जिसके कारण इसको हम ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। ओके, सो प्लेनेट्स गेट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि प्लेनेट जो है गेट्स एनर्जी फ्रॉम द सन, इसका अपना कोई लाइट नहीं है, इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर मैं यहाँ क्वेश्चन पूछूं कि सबसे गर्म प्लेनेट इसमें कौन है, आपको 8 प्लेनेट में सबसे गर्म प्लेनेट कौन है, तो आपको हो सकता है कई बच्चों ये बोलेंगे कि सर सन से नजदीक है, सन से नजदीक तो सर मरकरी है, तो यही होना चाहिए। ऐसा नहीं बच्चों, रीजन क्या है? एटमॉस्फेयर, मरकरी पर एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से, एटमॉस्फेयर या तो थिन है या ना के बराबर है, जिसकी वजह से यह गर्म उतना नहीं है जितना कि वीनस है। वीनस में एटमॉस्फेयर पाया जाता है और जिसकी वजह से वीनस जो है सबसे गर्म प्लेनेट है, सबसे गर्म प्लेनेट है, क्योंकि सन के अब मरकरी के बाद सबसे नजदीक कौन पड़ता है? तो वीनस पड़ता है। ओके, सो वीनस इज द हॉटर देन द मरकरी। हमने पढ़ा था कि नेपच्यून के बाद भी एक हुआ करता था प्लूटो। प्लूटो क्या था? प्लूटो पहले 9 ग्रह मानते थे हम लोग। कितने मानते थे? 9 ग्रह। तो प्लूटो भी का जब खोज हुआ था तब इसको भी हम ग्रह मानते थे, क्योंकि ये भी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। लेकिन बाद में इसको IAU ने इसको बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया और इसको अब दर्जा दे दिया गया ड्वार्फ प्लेनेट का। किसका? ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ प्लेनेट का दर्जा इसको दिया गया है प्लूटो को। याद रहेगा इसको, आशा करता हूं ये याद रहेगा आपको कि ड्वार्फ प्लेनेट किसको बोलते हैं, राइट। उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है किसके बारे में? वो पढ़ना है आफ्टर सन एंड मून। यहां पर एक चीज देखिएगा कि आफ्टर सन एंड मून, यहीं पर मैं बता देता हूं। आप नाइट स्काई में देखते होंगे, एक तो डे में आपको दिखता होगा सन जो चमकीला है, नाइट में आप देख पाते होंगे मून जो चमकीला है, ब्राइट है। इसके बाद जो सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट स्काई में कौन है? क्वेश्चन अगर ये पूछते तो आपका आंसर होगा कि सर आफ्टर सन एंड मून वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। क्या होगा? आफ्टर सन एंड मून वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। आई होप इतनी बातें समझ में आई होगी। ओके, अब आप में से मुझे ये बताएंगे बच्चों कि कौन कौन से इसमें प्लेनेट है जिसको हम नेकेड आई से देख पाएंगे। नेकेड आई मतलब अपने विदाउट एनी असिस्टेंट। नेकेड आई से देखने वाला जो प्लेनेट है वो है मरकरी, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। मरकरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और वीनस भी। सो मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, इन सभी को हम नेकेड आई से देख पा रहे होंगे। बाकी सब क्या है ना, ये इतना दूर है कि आपको नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट का यूज सहायता लेना पड़ेगा और उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप। तो स्काई में कोई भी चीज़ें जो है वो हम किसकी मदद से देख पाते हैं? टेलीस्कोप की मदद से देख पाते हैं। नेकेड आई से जिस चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं उसको हम टेलीस्कोप की मदद से देख पाते होंगे, राइट।
तो आज की क्लास हम यहीं तक रोकते हैं। अगला क्लास में हम देखेंगे नेचुरल सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरल सैटेलाइट किसको बोलते हैं। फिर उसके बाद हम मून के बारे में पढ़ेंगे, फिर एस्टेरॉइड के बारे में पढ़ेंगे, कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे, मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे और लिटिल बिट नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स के डिफाइन करेंगे। तो इतनी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों, आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।